अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की दर घटकर 4.4% रह जाना अनुमान के अनुसार सही ही है। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ऐसा अनुमान तो काफी पहले से ही लगाया जा रहा है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने यह सही ही कहा था कि इस तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की दर गिर जाएगी। इसके बाद सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जो आंकड़ा जारी किया गया वह निराशाजनक है। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जो आंकड़ा जारी किया गया वह इसलिए निराशाजनक है क्योंकि जीडीपी की दर अनुमान से काफी कम रही है। जीडीपी की दर का अनुमान 4.7% लगाया गया था और आंकड़ा आया है 4.4% का। सकल घरेलू उत्पाद की यह दर दूसरी तिमाही की तुलना में 2.1% कम है। यह अच्छी बात है कि तीसरी तिमाही में गिरावट के बाद भी यह मानकर चला जा रहा है कि वार्षिक जीडीपी की दर 7% के आसपास रहने की संभावना है। इसी के साथ यह भी माना जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। ऐसा वास्तव में हो, इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर भी कुछ ना कुछ हर संभव कदम उठाने होंगे। सरकार को सतर्कता बरतने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अचानक गर्मी बढ़ने के कारण गेहूं की उपज प्रभावित होने की आशंका उभर आई है और मानसून भी कमजोर रहने के प्रबल आसार हैं। यदि मानसून कमजोर होता है तो कृषि क्षेत्र प्रभावित हो सकता है और उसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यह एक विडंबना ही होगी कि ऐसा हो रहा है। जीडीपी में गिरावट का एक बड़ा कारण उच्च मुद्रास्फीति के साथ निर्यात और उपभोक्ता मांग में कमी आना बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन आवश्यक तो यह है कि सरकार भी देखे कि उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। इस सिलसिले में उसकी ओर से जो कदम उठाए गए हैं वे अभी अपना पर्याप्त प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। जहां तक निर्यात में कमी की बात है तो यह स्वाभाविक ही है क्योंकि दुनिया के कई प्रमुख देश मंदी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भी यह देखना होगा कि निर्यात के मोर्चे पर वांछित सफलता कैसे अर्जित की जाए। अब जब विश्व के प्रमुख देश
सप्लाई चेन के मामले में चीन के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं, तब फिर भारत को इसका लाभ हर हाल में एवं हर तरह से उठाना ही चाहिए। इस अवसर को बुनाने में सफलता तो तब मिलेगी जब भारतीय उद्योग जगत चीन के दबदबे का सामना करने के लिए कमर कस लेने को तैयार होगा। सरकार उद्योग जगत को प्रोत्साहित तो कर ही सकती है, जैसे कि वह उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए कर रही है, लेकिन विश्व बाजार में स्थान बनाने का काम तो उद्योगपतियों को ही करना होगा। यह भी सही समय ही है कि वे उन कारणों का हर हाल में सही ढंग से एवं पूर्ण रूप से निवारण करें, जिनके चलते संभावना वाले बाजार में भी उनके लिए अपेक्षित स्थान नहीं बन पा रहे हैं। हमारे उद्योगपतियों को उसके लिए भी कमर कसनी होगी कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने। सरकार और उद्योगपतियों को भी यह तो समझना ही होगा कि 7% से अधिक वार्षिक विकास दर से ही बात बनने वाली है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, कृषि उपज एवं खाद्य के मामले में भी उत्तर प्रदेश में खेतिहर भूमि का रकबा यद्यपि काफी कम है, परंतु उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक अनाज, फसल, दलहन, तिलहन, साग, सब्जी, फल की पैदावार करने वाला राज्य है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश का हिस्सा करीब करीब 30% का है, यानी देश की आर्थिक प्रगति में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही कृषि जैसे क्षेत्र से जुड़ी अवसंरचना और अन्य सहयोगी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। इसे समझने के लिए इस वर्ष प्याज की कीमतों के रुझान की चर्चा उपयोगी होगी। इस वर्ष प्याज उत्पादन वाले कई प्रमुख इलाकों में वर्षा की वजह से फसल को नुकसान हुआ, लेकिन प्याज के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने भंडार में संग्रहित प्याज को आपूर्ति के लिए खोल दिया। इसलिए विशेषकर कृषि जैसे उत्पादों के लिए आवश्यक इकोसिस्टम बनाने के लिए बजट में विशेष प्राविधान किए जाएं, ताकि उत्पाद बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और उनकी निरंतर आपूर्ति से कीमतें भी स्थिर रहें। मोदी सरकार का अभी तक कार्यकाल यही कहता है कि वह बजट में भारी लोक लुभावन घोषणाओं से बचती रही है और उसे देखते हुए इस बार भी यही लगता है कि बजट में राजनीति पर अर्थनीति को ही वरीयता मिलेगी। यह समय की मांग भी है, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, जिससे भारत पर भी दबाव बढ़ा है। ऐसी स्थिति में भी
सरकार यदि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4% के दायरे में रखने में सफल रहती है तो यह प्रशंसनीय होगा। मौजूदा स्थिति में चालू वित्त वर्ष में भारत की 7% की वृद्धि दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर होगी और अगले अत्यंत चुनौतीपूर्ण वर्ष में उनके 6% रहने का अनुमान भी हालात के हिसाब से बुरा नहीं कहा जाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह बजट में तार्किक रूप से खर्च करे ताकि आर्थिकी सही दिशा में आगे बढ़े। यदि लोक लुभावन घोषणाओं का सहारा लिया गया तो न केवल उनके वित्त पोषण की चुनौती बनी रहेगी बल्कि उससे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लेकर निवेशकों के बीच सही संदेश नहीं जाएगा। इस बार का बजट इस लिहाज से भी और महत्वपूर्ण हो गया है कि राजकोषीय नीति का स्वरूप मौद्रिक नीति की भावी दशा दिशा को काफी हद तक प्रभावित करने का काम करेगा।